हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो हर सब्जेक्ट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और हर सब्जेक्ट में हर एक को कुछ अलग लेवल पे कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि फैमिली लॉ में हमने देखा था कि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती थी, वैसे ही सीआरपीसी में हमारी जो कन्फ्यूजन है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो ये कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि हमें अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है ताकि एग्जाम सही से हम अटेम्प्ट कर पाए। और दूसरा, हमें पढ़ना क्या क्या है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसी कौन सी चीज़ें रहेंगी जो हमें पढ़ के ही जानी है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैंने अपने टाइम में आंसर्स लिखते हुए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी थी स्पेसिफिकली सीआरपीसी के पेपर में। और दूसरी चीज़ ये कि इसका पेपर अलग से कैसे पढ़ना होता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि हम ये जान लें कि सीआरपीसी के पेपर में दो चीज़ें आती हैं। सीआरपीसी के पेपर में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो होता है कि प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछा गया हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थ्योरी पे बेस्ड है उनको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास कंटेंट बहुत ना हो लिखने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे पास केसेस नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है जो कि प्योरली थ्योरेटिकल हो। और दूसरे आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब सीआरपीसी में क्या होता है, जनरली हमारे और सब्जेक्ट्स में केस मैट में या किसी रिनाउंड केस से दिए गए फैक्ट्स को क्वेश्चन में कोट कर देते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके आंसर एक्सपैंड कर देते हैं। लेकिन सीआरपीसी में जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स को काफ़ी बहुत अच्छे से ट्विस्ट किया गया है। तो आपको उस केस में क्या करना है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का एक मिक्स है, प्योरली थ्योरेटिकल भी नहीं है, प्योरली प्रैक्टिकल भी नहीं है। और ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पाँच छः जिन पे एज इट इज क्वेश्चन आता है, उनका मेरे हिसाब से आपको एक मॉडल आंसर, एक फ्रेमिंग दिमाग में रख के एग्जाम में जाना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ के आपको समझ आए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप शॉर्ट शॉर्ट अटेम्प्ट कर लेंगे और उनका आंसर करेक्ट भी होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें हो सकता है जो आपने सोचा है जिस एंगल से, वो क्वेश्चन का सही आंसर ना हो। इसलिए आपको जो स्पेसिफिक पांच छह कुछ टॉपिक है वो मैं आपको अभी बता दूंगी, जिनके मॉडल आंसर आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। वो हर साल पूछता ही है, तो चांसेस हैं कि आपके टाइम पे भी पूछा जाए। उनका आपको मॉडल आंसर प्रिपेयर करके जाना चाहिए और उस पर शॉर्ट शॉर्ट करेक्ट आंसर लिख के आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बार बार जो आता है वो आता है एफआईआर के ऊपर। उसमें ये पूछा जाता है कि अगर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया जाए तो आपके पास और क्या रेमेडीज होंगी, ठीक है। ये पार्ट में पूछे जाते हैं, जनरली थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं दो पार्ट्स में उसको बांट दिया जाता है, यानी कि 10-10 मार्क्स की वेटेज हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, रेमेडीज पूछा है पार्ट में, और साथ ही साथ लिख दिया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन कौन से केसेस में होती है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन है, डायरेक्ट है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर फर्दर दो पार्ट्स हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि आपको हर एक पार्ट के लिए 5-5 मार्क्स ईच का आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ऐसे केस में तो सिर्फ आपके पास एक ही केस है कोट करने के लिए, ललिता कुमारी वाला, यानी कि मैटर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे केसेस होते तो हमारा आंसर एक्सपैंड होता। तो ऐसे केस में बहुत अच्छा आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, जनरली वैसे मैं हर क्वेश्चन में ये कोशिश करती हूँ कि अपना जो फर्स्ट पेज है आंसर शीट का उसमें मैक्सिमम चीज़ें बता दूं टीचर को, ताकि उनके लिए मार्क्स देना इजी हो जाए, उनको समझ आ जाए कि हमने प्रोविजन अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है, केस का नाम आइडेंटिफाई कर लिया है। इसलिए आप कोशिश करें कि हमेशा पहली 2-3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन दे दें क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन कौन से प्रोविजंस के बारे में बात करता है। अगर आपको उसका चैप्टर नंबर याद हो या सेक्शंस कहाँ से लेके कहाँ तक डील करते हैं वो याद हो, तो वो आप लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो जैसे इसमें मैंने स्टार्ट किया है दैट द गिवन क्वेश्चन डील्स विद द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कॉमा 19। तो आप ये कोशिश करें कि पूरा नाम लिख कर आए, ठीक है। सीआरपीसी शॉर्ट में, आईपीसी शॉर्ट में सब ना लिखें। तो मैंने पहले ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ही सेक्शंस लिख दिए जो कि इन्वॉल्व है मेरे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उस सेक्शन को, अगले ही पैराग्राफ में लैंडमार्क जजमेंट का भी जिक्र कर दिया कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड द लैंडमार्क जजमेंट व्हिच हैज लेड डाउन द गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एफआईआर इज। तो मैंने वो लैंडमार्क जजमेंट लिख दिया।
अगर आपको ईयर याद है तो वेल एंड गुड, इस केस में याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जजमेंट्स एंड ऑर्डर आए थे। तो अगर आपको ईयर याद है वेल एंड गुड, अगर ईयर नहीं भी याद है तो नाम प्रॉपर लिख कर आए, इस चीज को इंश्योर करें। और अपने सेक्शंस को आप अलग पेन से, मतलब ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है, आपको लगता है स्लो राइटिंग है, तो आप पहले लिख लें और लास्ट में अपने ब्लू पेन से ही ऐसे चीजों को अंडरलाइन कर दें। जैसे केस का नाम है तो उसको ऐसे अंडरलाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। ब्लैक ब्लू पेन का आपके पास ऑप्शन होता है। ये दो चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दी, इससे समझ आ गया। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायरेक्ट आपको प्रोविजन का नाम या सेक्शन क्वेश्चन में नहीं होगा, तो आप वहां यही लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में द प्रोविजंस जो डील हो रहे हैं वो इस सेक्शन के हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप कोशिश करें कि लैंडमार्क जजमेंट का नाम लिख दे, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, तो हम इसमें सेक्शन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये रेमेडीज पे है, तो एक फ्लो चार्ट अगर आप बनाओगे ऐसे क्वेश्चन में आने के चांसेस काफी हैं, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन कास्ट करेगा। तो आप पहले ही लिख सकते हैं कि अगर 154 क्लॉज 1 में डिनाई कर दिया तो नेक्स्ट ऑप्शन आप एरोज बना सकते हैं। एक बार आप एरो बना देंगे, एरो बना के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, फिर उसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे दोबारा। तो आप उसमें यही लिखेंगे कि पहला ऑप्शन होता है कि 154 क्लॉज 3 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स के पास आप जा सकते हैं। अगर वो भी डिनाई कर देते हैं तो एक और ऑप्शन होता है 156 क्लॉज 3, यानी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और आप क्या करें, ये क्योंकि आपके केस मैट का और आपको ये सेक्शंस याद रखने हैं, आपको वर्बैटम याद नहीं करना है एज इट इज सेक्शन को, वो बस किस बारे में डील कर रहा है हल्का सा आपको वो जिक्र करना होता है। जैसे कि हम जब 156 क्लॉज 3 लिखेंगे तो इसमें क्या था, इसमें यही है कि मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शंस देते हैं। तो जब आप ये एक्सप्लेन करें तो कुछ कीवर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 कीवर्ड इसमें यही है कि इन्वेस्टिगेशन वो डायरेक्ट करते हैं, और इसी सेक्शन के अंदर दूसरा कीवर्ड सेक्शन के अंदर नहीं है बट इस सेक्शन के साथ वो हमेशा लिखा जाता है, वो ये है कि इसको हम इम्प्लाइड पावर बोलते हैं। इम्प्लाइड क्यों बोल रहे हैं ना, इसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट एफआईआर लिखने के लिए नहीं कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं, ठीक है। और एफआईआर हम क्यों लॉन्च करवाते हैं, अपनी लॉन्च किस लिए की जाती है, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो। तो वो क्या करते हैं, अपनी इम्प्लाइड पावर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ही बोल दी। इन्वेस्टिगेशन बोली है तो एक तरीके से एफआईआर का पर्पस हमारा सॉल्व हो जाता है, इसलिए आप इम्प्लाइड पावर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सेक्शन 173 एक्सप्लेन करना है, 200 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइंस, जितना भी आपको आंसर एक्सपेंड करना है उस बेसिस पे। 482 में इनहेरेंट पावर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे भी एक जजमेंट है, वो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कोर्ट ने बोला है कि डायरेक्ट इनहेरेंट पावर के लिए 482 में हाई कोर्ट ना आए, पहले प्रिसीडिंग रेमेडीज का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो आप ललिता कुमारी केस में जितनी गाइडलाइंस है वो देंगे। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, लैंडमार्क जजमेंट का नाम लिख दिया, उसके बाद आपने सेक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया, जितना आप अपनी लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करके करें। मेरे हिसाब से फर्स्ट पेज मोर और लेस इसी में फुल आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें फैक्ट्स तो कुछ थे नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस क्या लेट डाउन की हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप ललिता कुमारी अच्छे से हाईलाइटेड लिखेंगे टॉप पे, और जो भी गाइडलाइंस लिखी हैं जजमेंट में दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप उनको कोट करेंगे 1 बाय 1, जितनी आपको याद हो। कोशिश करें, आंसर तो शॉर्ट है तो याद करके जाएं कुछ 5-6 पॉइंट्स अपने मन में उन गाइडलाइंस के, तो उनको आप पॉइंटर्स बना के 1 लिखा और पैराग्राफ फॉर्म में पॉइंट 1 में पहली गाइडलाइन, सेकंड में दूसरी गाइडलाइन, ऐसे करके आपका पार्ट 1 तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। आप कोशिश करें इसको 2.5 साइड्स में अगर आप लिखें, 2.5, ताकि आपका 5 साइड्स, 5 to 6 साइड्स में अगर आप एक आंसर लिखते हैं 20 मार्कर, जिसमें आप हर चीज़ इंक्लूड कर देंगे, तो एक अच्छा लेंथ ऑफ गुड, एक अच्छा लेंथ का आंसर माना जाता है और अच्छे मार्क्स भी फेच करता है, ठीक है। तो 2.5 से 3 साइड्स आप इतने में फिल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेके। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में भी सेम ही जजमेंट है, तो जब आप पहले गाइडलाइंस वाले पॉइंट लिख रहे हैं तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला इंक्लूड ना करें, उसको हम अलग से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग लिख देंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और उसके बारे में आपको क्या पता है, क्या होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ललिता कुमारी में ये लेट डाउन किया था कि कौन से A to E कौन कौन से केसेस हैं जब एक पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं उनको आप A to E एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्योंकि इसमें लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस जहां आपको लगे कि अब इसको और क्या लिखा जाए, इसमें कुछ और बचा नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ है ना उसके पीछे एक रैशनल लिख सकते हैं।
आंसर थोड़ा उससे अच्छा लगता है और एक्सपैंड भी हो जाता है रैशनल, मतलब इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के प्रोविजन को इंक्लूड करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे इनमें क्या होता है कि वन ऑफ द केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस, ठीक है, तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती क्योंकि कभी कभार फेक केसेस होते हैं और उस फेक केस से क्या होगा, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी रेपुटेशन हाईली इफेक्ट हो जाती है। तो हम एक रैशनल में लिख सकते हैं, इसलिए ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविजन इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इसमें ऐसे केसेस इन्वॉल्व हैं जिससे इंसान की डायरेक्टली सोसाइटी में रिस्पेक्ट इफेक्ट होती है। तो उसको, ताकि एकदम प्राइमा फेसाई केस फॉर्म हुआ है या नहीं उसको एक बार सेकंड चेक दिया जा सके, इसके लिए इस प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है। तो आप ऐसे केसेस में रैशनल भी इंक्लूड कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, रैशनल मतलब ऑब्जेक्टिव भी होता है कि उस प्रोविजन को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैं थ्योरेटिकल ही मानूंगी, ठीक है, इसमें क्योंकि सेक्शन का एक्सप्लेनेशन उतना फोकस नहीं है तो इसको मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मानूंगी। तो इनका एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने लिया है और वो लिया है सेक्शन 164 पे, ठीक है। ये भी एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का और थ्योरेटिकल का, प्योरली प्रैक्टिकल है प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है। अगली वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें हम प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन अ प्रोसिक्यूट्रिक्स अप्रोच द मजिस्ट्रेट डायरेक्टली फॉर रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। क्वेश्चन में ऑलरेडी सेक्शन दिया हुआ है, यानी कि एग्जामिनर चाहता है आप उसको भी एक्सपैंड मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उस क्वेश्चन में सेक्शन को। तो मैंने इसमें क्या किया है, सेक्शन आपको कैसे एक्सप्लेन करना है एक बार वो सिखा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वही ओपनिंग पैराग्राफ है, उसमें हम लिखेंगे दैट द गिवन क्वेश्चन डील्स विद द प्रोविजन लेड डाउन इन सेक्शन 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इसमें आगे ये भी लिख सकते हैं कि दिस सेक्शन रिलेट्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशंस, ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। अब क्या है, डायरेक्टली क्योंकि इस पे ना तो कोई केस होगा, एज सच कोई केस नहीं है, थ्योरेटिकल हो गया, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम सीधा ही सेक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेक्शन 164 बात किसकी करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी पार्ट में ही आते हैं क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक। तो इसमें आप सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। अब सेक्शन में कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन 3, वैसे तो सेक्शन बड़ा है 16.5 तक, ठीक है, तो 16 क्लॉज 5 164 क्लॉज 5 तक है, लेकिन आप क्या करें, जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उस सेक्शन की उनको आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। बस ये ना लिखें कि सेक्शन 164 स्टेट्स दैट, आपको स्टेट्स वर्ड जो है वो अवॉइड करना है। अगर आपको एज इट इज सेक्शन याद नहीं है तो स्टेट्स नहीं लिखना, आप ये लिख सकते हैं दैट सेक्शन 164 रिलेट्स टू द फॉलोइंग या फिर इट डिस्कसेस द फॉलोइंग, ठीक है, आप इन वर्ड्स का इन यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1 यही है दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड अ कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो एक मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों चीज लिखना, कन्फेशन और स्टेटमेंट, क्योंकि ये सेक्शन दोनों के ऊपर है। तो एक मजिस्ट्रेट कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कीवर्ड क्या हुआ इसके अंदर, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, और कौन कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस दौरान, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान। आप थोड़ा थोड़ा इन्हीं को ना थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे कि कन्फेशन जो होता है वो अक्यूज्ड का होता है, स्टेटमेंट जो होती है वो किसी की भी हो सकती है, विक्टिम की भी हो सकती है स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं कि एफआईआर से लेके, जब एफआईआर लॉन्च होती है और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तब से लेकर के इंक्वायरी से पहले तक का जो टाइम है उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और उस दौरान अगर चाहे तो 164 के अंदर स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसे एक्सपैंड हो गया। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो है मजिस्ट्रेट मस्ट इंश्योर टू द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट और कन्फेशन, हम यहाँ मेकर लिख रहे हैं, अक्यूज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कन्फेशन स्टेटमेंट दोनों की बात हुई। ये छोटी छोटी चीजें, इन पे आप फोकस करेंगे तो आंसर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना चाहिए टू द मेकर ऑफ स्टेटमेंट, दो चीजें थी, पहला ये that he or she is not bound to make such statement, number 1, and number 2 that such statement can be used against him or her, ठीक है। तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो पॉइंट था, अगर आप चाहें तो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करके वो भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड वैसी हो। ऑल्दो हमारे क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप प्रोसिक्यूट्रिक्स खुद जाकर के स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवा सकती हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, तो हमने लिख दिया दैट द लीगल इशू इन द क्वेश्चन इज वेदर प्रोसिक्यूट्रिक्स कैन डायरेक्टली अप्रोच मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट। देखिए, अब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इसका डायरेक्ट एक आंसर उसमें दिया हुआ है नो,
लेकिन इतना ब्लंट हम आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक सेक्शन में एज इट इज ना लिखा हो, ठीक है। सेक्शन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आंसर हमने क्या किया, मतलब आंसर की ओपनिंग लाइन हम कैसे लिख सकते हैं, दैट द सेक्शन डज नॉट क्लियरली एड्रेस द इशू, but in general practice it is founded that the person making the statement must be sponsored by the police। मतलब सेक्शन में ऐसा कुछ क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में ऐसा है कि जिस भी पर्सन को पुलिस स्पॉन्सर करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं की स्टेटमेंट रिकॉर्ड या कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है 164 में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, लेकिन ये एक कह सकते हैं मॉडल है जिसके इर्द गिर्द आप रिवॉल्व करके अपनी मर्जी से अपना आंसर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में मेक श्योर करना कि आप इंक्लूड कर लो, ऐसे ही आपको हर एक सेक्शन में इंक्लूड करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर कोई भी ऐसे सेक्शंस हैं सीआरपीसी के जो आप चाहते हो कि मैं उनको कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, उनको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं कीवर्ड्स इंक्लूड करके, अगर ऐसे कोई भी सेक्शन है जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो फॉर्म में बनाऊं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं आज ही कोशिश करूंगी कि वो वीडियो बना के अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच।